हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और इस महिला दिवस के संध्या पर, निश्चित तौर पर यू पर हमारे साथ है डॉक्टर रिंकी। और डॉक्टर रिंकी को बजाते आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। इन सारे मुद्दों पर अपने बात को बड़ी बखूबी से रखती हैं और इनकी अपनी एक जानकारी है, समझ है इन चीज़ों के बारे में। महिला दिवस हो या महिलाओं से संबंधित जो भी घटनाएं हो रही हैं, चाहे जो भी मुद्दे हैं। और आप जानते हैं कि राष्ट्रीय महिला दिवस पर भी इन्होंने अपनी बात रखी थी, बड़ी सहूलियत से और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने अपने बात को रखा था। काफ़ी लोगों ने इस बात को सराहा। और रिसेंट में और एक बहुत लंबी चर्चा महिलाओं के मुद्दे पर इनका वीडियो आने वाला है, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। तो इस पर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर बातचीत करेंगे आज। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर क्या बातचीत करेंगे वो भी आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का क्या इतिहास रहा है, कैसे ये इसकी पृष्ठभूमि बनी, कैसे ये मनाना शुरू किया गया और भारत में इसका क्या महत्व है, बाकी चीज़ें, और इसका क्या योगदान है महिला सशक्तिकरण में, चाहे महिला को एम्पावर करने में इसका क्या खास योगदान है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का। इस बारे में भी हम लोग इस बातचीत में समझेंगे। तो डॉक्टर रिंकी को भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामना। और इस चैनल पर इनका फिर से वेलकम है कि हम एक नए मुद्दे पर बातचीत करने जा रहे हैं। तो डॉक्टर रिंकी, आपको सबसे पहले वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए वार्तालाप की शुरुआत की जाए। बिल्कुल। और वार्तालाप की शुरुआत करने से पहले थोड़ी सी कुछ जानकारी आप लोगों के बीच में भी मैं शेयर करना चाहूँगा। और वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनता है, वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस केवल किसी कंट्री का नहीं है और केवल किन्हीं लोगों का नहीं है, बल्कि ये महिला समाज के मुद्दों पर और उनके जो भी इश्यूज हैं उस पर एक विश्व का प्रयास होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास होता है कि महिलाओं को कैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे अधिकार हैं, बहुत तरह के शोषण हैं, बहुत तरह के अपराध हैं जो उनके खिलाफ होती है। और इसके साथ साथ बहुत सारे विकास का जो प्रक्रिया है उसमें उनको अपना हक नहीं मिलता है। लगभग 50% आबादी है पूरे विश्व की इनकी, लेकिन उनके अनुपात में, उनके जनसंख्या के अनुपात में उनको प्रतिनिधित्व तो नहीं मिलता है और न मिला है। इसके साथ साथ बहुत सारी परेशानियां उनके साथ हैं और परेशानियों के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है। और इंडिया में भी खास करके बहुत सारे बदलाव हुए हैं और न्यूज़ आर्टिकल में भी वो सारी बातें आ रही हैं कि बहुत सारे प्रोग्राम शुरू हुए हैं। लेकिन उनको बेहतर तरीके से जानने के लिए मैं डॉक्टर रिंकी से सबसे पहला सवाल करना चाहूँगा। एक सवाल जवाब के माध्यम से बातचीत होती है तो ज़्यादा अच्छा होता है कि हम उसके तह तक जा पाते हैं। और इनसे मैं सबसे पहला सवाल ये करना चाहूँगा कि डॉक्टर रिंकी, ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है, जो हम मनाते हैं हर साल 8 मार्च को और 2025 में भी सभी लोग मना रहे हैं, तो इसके अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की क्या पृष्ठभूमि रही है, एक ऐतिहासिक उसकी क्या पृष्ठभूमि रही है और किसने इसकी शुरुआत करी और कब से मनाई जाती है। हमारे दर्शकों को ये ऐतिहासिक जो बोध है वो भी कराना जरूरी है कि कब से मनाई जा रही है, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। तो उसके बारे में थोड़ा सा ज्ञानवर्धन हम लोग का करिए, हमारे दर्शकों का ज्ञानवर्धन करिए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की पृष्ठभूमि क्या है, कब से मनाई जा रही है और किसने इसकी शुरुआत की। एक बेसिक सवाल से मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा डॉक्टर रिंकी। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी आपका। आज मुझे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में अपना मंच देने के लिए पुनः मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। जैसा कि आपने पूछा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की पृष्ठभूमि क्या है और सबसे पहले इसको किसने मनाया और क्यों मनाई जाती है, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इसकी पृष्ठभूमि श्रमिक महिलाओं के संघर्ष और समाज में उनके योगदान को सम्मानित करने से जुड़ी हुई है।
अब आपने पृष्ठभूमि की बात किया है कि इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, सबसे पहले कहाँ आया और किन किन देशों से होकर के हमारे इंडिया में इसको मनाया जा रहा है। तो सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि 1908 ईस्वी में न्यूयॉर्क में करीब 15,000 महिलाओं ने काम के घंटे को कम करने के लिए, बेहतर वेतन और वोट देने की अधिकार की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। इसी सिलसिले में आगे 1909 ईस्वी में अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी ने 28 फरवरी को पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। आगे देखते हैं 1910 ईस्वी में जर्मन समाजवादी नेता क्लारा जेटकिन ने एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे कोपेनहेगन ने सोशलिस्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में स्वीकार किया। आगे देखते हैं, इसके बाद 1911 ईस्वी में पहली बार ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इसके बाद और देखते हैं, और भी बहुत सारे देशों में मनाया गया। जैसे 1917 ईस्वी में रूस की महिलाओं ने ब्रेड एंड पीस, रोटी और शांति आंदोलन शुरू किया, जिससे रूस की क्रांति को बल मिला। इसके बाद सोवियत संघ ने 8 मार्च को आधिकारिक रूप से महिलाओं के लिए अवकाश घोषित कर दिया। इसके बाद देखते हैं 1975 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को आधिकारिक रूप से मान्यता दी और इसे महिला अधिकारों के प्रतीक के रूप में स्थापित कर दिया गया। अब इसके बाद देखते हैं कि महिलाओं के क्या महत्व है और उनके उद्देश्य क्या क्या हैं। तो महिलाओं के अधिकारों और समानता की वकालत करना, कार्यस्थल, राजनीति और समाज में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना, इसके बाद लैंगिक भेदभाव और हिंसा के खिलाफ आंदोलन फैलाना। अब आप जैसे कह रहे थे कि कहाँ शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ, इसकी पृष्ठभूमि क्या रही, तो जहाँ तक मेरी जो जानकारी है इसकी पृष्ठभूमि ये रही कि कहाँ कहाँ से शुरू हो करके यहाँ तक पहुँचा। अब थोड़ा सा हम देखेंगे कि वर्तमान समय में या वर्तमान परिदृश्य में इसकी क्या भूमिका है, या इसको हमें और ज़्यादा अच्छे से करने की क्यों ज़रूरत है। तो देखेंगे कि जैसे वर्तमान परिदृश्य में बहुत सारा बदलाव तो हुआ है महिलाओं को लेकर के, लेकिन बहुत सारी स्थितियों में महिलाओं के बदलाव में अभी कमी रह गई है। लेकिन उन महिलाओं में, जिन महिलाओं में बदलाव हुआ है, वो परिवार ज़्यादातर पढ़े लिखे परिवार हैं जहाँ से महिलाएं बिलोंग करती हैं। उन परिवारों में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। लेकिन जो हमारे हाशिए पर जो महिलाएं हैं, जो भी कम पढ़े लिखे लोग हैं, अभी चीज़ें उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। उनमें क्या है, उनमें बदलाव करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और देखेंगे कि अभी आप देख लीजिए कि हम महिला दिवस मना तो रहे हैं, लेकिन हमारे जो आपराधिक मामले हैं अभी उनका ग्राफ कम नहीं हुआ है, बढ़ता ही जा रहा है। जैसे अगर आप एनसीआरबी की रिपोर्ट देखेंगे तो क्या हो, अपराध महिलाओं के खिलाफ बढ़ ही रहे हैं। और उनको कैसे और सशक्त और कैसे मजबूत बनाना है, उनके खिलाफ जो आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, जैसे बलात्कार या मर्डर से संबंधित, हिंसा से संबंधित, उनको कैसे रोका जाए। अगर यह हम सब मिल करके रोक पाते हैं, तभी सही मामले में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने का औचित्य है। थैंक यू डॉक्टर रिंकी, ये पृष्ठभूमि बताने के लिए। और मैं थोड़ा सा दर्शकों के लिए उसको थोड़ा हाईलाइट करूंगा। आपका जो बात रहा उसी में थोड़ा सा मैं एडिशन करूंगा कि देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है। 1907-8 के दौरान ये प्रयास किया गया इसे मनाने का, और ख़ास करके उनके श्रम से जुड़ा हुआ मामला रहा। मतलब जो फैक्ट्रियों में महिलाएं काम करती रहीं, उन लोगों ने इसकी शुरुआत की। और जो नारा आपने बताया 1917 में, जो रोटी और शांति का नारा था, सोवियत जो 1917 में भी ही थोड़ा सा हम इतिहास बताना चाहेंगे कि रसिया में सोवियत क्रांति होती है, जिसको रशियन रिवॉल्यूशन कहते हैं, ज़रशाही का अंत होता है। और यही वो समय है जब प्रथम युद्ध चल रहा होता है। ये प्रथम युद्ध विश्व युद्ध का टाइम होता है, 1914 से लेकर के 1920, 1919 जो पेरिस की संधि हुई थी, और इसी बीच रूस में क्रांति होती है। और देखिए कितना महत्वपूर्ण बात है कि यही नारा था रोटी और शांति का लेनिन का।
ये नारा जो था रोटी और शांति का, क्योंकि जो रूस था उस समय उस वहाँ रोटी का सवाल सबसे बड़ा था, और शांति किस मामले में कि विश्व युद्ध जो जो हो रहा है वो तुरंत खत्म हो और शांति स्थापित हो, ताकि लोगों को सबसे पहले रोटी मिले। तो आपने जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अपने सामने रखी और फिर जो बताया कि 1975 से आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र ने इसकी शुरुआत करी कि महिला दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनना चाहिए, और क्लारा जेटकिन ये सारे समाजवादी वामपंथी नेता थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की। और इसमें आपको एक चीज़ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि एक भारत की भी महिला नेत्री जिनका नाम हम भूल रहे हैं, शायद अगर मैं सही हूँ तो विकासजी कामा थी, जिन्होंने पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने में सम्मिलित हुई हैं थी भारत से। बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि भारत की महिलाओं ने भी इसमें अपना दखलंदाजी इंश्योर किया। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा आपको मैं कुछ हमारे पास डेटा है जिससे हम जो दूसरा हमारा सवाल है जो उससे जुड़ा हुआ है कि जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम मनाते हैं भारत के संदर्भ, अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो इसका क्या महत्व है, क्योंकि भारत इसका अभिन्न अंग है। और इसी के संबंध में थोड़ा सा एक पॉइंट ऐड करूंगा, जब तक हम आपसे सवाल लेंगे उसी में एक एडिशन है कि 1997 में एक बीजिंग में मीटिंग हुई थी और भारत से उसमें लगभग आप ये कहें कि आप कहें कि 200 महिलाओं ने भाग लिया था। लगभग वहाँ मतलब 189 देशों के डेलीगेट्स गए थे, 17,000 डेलीगेट्स गए थे और उसमें 200 के आसपास महिलाओं ने भारत के भी भाग लिया था। और भारत उस डिक्लेरेशन का, उसका पूरा नाम है बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन। तो वहां पर संकल्प लिया गया कि महिलाओं को हमें कैसे आगे बढ़ाना है। और जब हम डेटा उठा करके भारत के भी बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे बदलाव हुए हैं। उन बदलावों में मतलब केवल हमें डिस्कशन में यही बात नहीं डिस्कस करना चाहिए कि केवल नकारात्मक है सारी चीजें, नहीं, बदलाव भी हुए हैं। और उस बदलाव में सबसे बड़ी एक बात जो हम आपसे कह सकते हैं कि जैसे जो मातृत्व मृत्यु दर होता था वो पहले 130 होता था, पर 1 लाख पर 130 महिलाएं मर जाती थीं जैसे ही किसी बच्चे का उनके पेट से जन्म होता था। आज वो घटकर 97 हो गया है, ठीक है। और ये 2014 और 2020 की बात है, ठीक है। यही नहीं, ये भी बात सामने आता है फैक्ट के द्वारा कि पहले जो महिलाएं, मैरिड महिलाएं थी जो कंट्रासेप्टिव यूज करती थी बहुत कम थी, आज वो बढ़ के 56% मतलब लगभग 60% महिलाएं गर्भ निरोधक गोलियां इस्तेमाल कर रही हैं। ये बदलाव का संकेत है। यही नहीं, बहुत सारी प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। अगर बजट के सेंस में अगर आप देखें तो आज वो 25-26 में महिलाओं के प्रोग्राम के लिए जो बजट का आउटले है लगभग 55.2 बिलियन है। आप समझ रही हैं, ये बढ़ रहा है। नारी वंदना अधिनियम आ चुका है, उनको रिजर्वेशन कैसे दिया जाए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सारे प्रोग्राम्स हैं जो पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं और कहीं न कहीं वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के प्रोग्राम से, इनिशिएटिव से, पहल से जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर रिंकी ये थोड़ा सा हमने फैक्ट इसलिए दिया ताकि ये ना समझा जाए कि इसका कोई प्रभाव नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है या महिलाओं की स्थिति में बदलाव नहीं हुआ। आज लड़कियां सामने आ रही हैं। आप उसके एक सबसे बड़े उदाहरण हैं कि आप घर से बाहर निकल करके आई, इतनी बड़ी जो पढ़ाई का स्तर होता है उसको आपने प्राप्त किया, आज आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, आप वोकल हैं इन सब चीज़ों के बारे में। तो ये हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाते हैं, जिसका भारत एक अभिन्न अंग है, हम लोग उसके अभिन्न अंग हैं, तो भारत के संदर्भ में इसका क्या महत्व है? स्पेशली अगर हम कहें कि भारत के संदर्भ में, भारत के कंटेक्स्ट में क्या महत्व है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। जैसा कि हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च भारत में एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह महिलाओं के अधिकारों की और उनके समानता की और उनके सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता फैलाने और उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाने का अवसर प्रदान करता है। भारत में इसका महत्व और कई बिंदुओं से हम इसको देख सकते हैं या समझ सकते हैं। जैसे महिला सशक्तिकरण और समानता।
अब भारत में महिलाओं ने शिक्षा, विज्ञान, राजनीति, खेल, रक्षा, व्यवसाय, विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दे रही हैं। यह महिला दिवस अपने अधिकारों के और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम आपने जैसे कहा है कि कैसे कैसे मतलब ये समाज में अपना स्थान रखती हैं और आज सभी जगह ये अपना आधिपत्य जमा रही हैं। तो अब सामाजिक जागरूकता के रूप में इनको देखेंगे कि हमारी महिलाएं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने से कितना जागरूक हो रही हैं। जो महिलाएं घर में रहती थी वो जानती ही नहीं थी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता क्या है। तो यह दिन जो है वो समाज में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है और घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, बाल विवाह, कार्यस्थल जैसी भेदभाव की समस्याओं के खिलाफ जागरूकता फैलाने का काम करता है। अब सरकारी योजनाएं में भी हमारी कई महिलाओं को तमाम तरह के अधिनियम चलाए गए हैं, देखते हैं, या फिर अधिनियम क्या योजनाएं हम कह सकते हैं कि महिलाओं के प्रति विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई गई हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या वृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और महिला हेल्पलाइन और मुद्रा योजना। मुद्रा योजना का मतलब है कि महिला उद्यमियों के लिए, जो महिलाएं व्यवसाय कर रही हैं, ये उनके लिए है। अब ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भी देख लेते हैं कि महिलाओं की क्या भूमिका है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, अरुणा आसफ अली जैसी महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समाज के लिए या राजनीति में अपना पूरा, ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये इतिहास रहा है हमारा पहले का। अब तो वर्तमान समाज में आप देख ही रहे हैं कि कितनी महिलाएं हमारी आ रही हैं, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हो, चाहे जिस भी विभाग में आप देख लीजिए, कहीं बिना महिलाओं के योगदान के मुझे नहीं लगता है कि कोई कार्य सफल हो सकता है। तो इसी कड़ी में आगे हम बात करेंगे कि जो आज की हमारी महिलाएं भी हैं वो राजनीतिक विज्ञान और सामाजिक सुधार में भी महत्वपूर्ण रूप से भूमिका निभा रही हैं। आप देखेंगे कि कार्यस्थलों पर जागरूकता भी हमारी महिलाएं फैला रही हैं। उनका क्या क्या योगदान है आज के परिप्रेक्ष्य में। कई कंपनियों संगठनों में भी विशेष रूप से जो कार्य आयोजित किए जाते हैं ताकि कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकारों और उनकी भागीदारी को बढ़ावा मिल सके, इसलिए जगह जगह विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं जिससे महिलाओं में हमारी जागरूकता उत्पन्न हो। इसे बोलिए, आप कुछ कहना चाहें? हाँ, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो मतलब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम मना रहे हैं, इसमें महिलाओं की अब कहीं ना कहीं सब जगह भागीदारी हो रही है। वो चाहे सरकार के माध्यम से हो, चाहे राजनीति के माध्यम से हो, चाहे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से हो, चाहे आप किसी भी विभाग में ले लीजिए, महिलाओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न प्रकार के आयोजनों का, विभिन्न प्रकार के योजनाएं लागू की जा रही हैं ताकि जो हमारी घर में महिलाएं हैं वो इस चीज़ से लाभान्वित हो सके और उनकी समझ विकसित हो सके। क्योंकि जो महिलाएं घर में रहती हैं बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है। पहले वो ये नहीं जानती थी कि ये बाल विवाह क्या होता है। अगर उनके ऊपर कोई अत्याचार भी करता था, घरेलू हिंसा करता था, तो उनको ये नहीं पता होता था कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। उनका लोग शोषण कर रहे हैं और आसानी से वो अपना शोषण करा रही हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता था कि इसके लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन आज कोई महिला गाँव में आप चले जाइए, वो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो अपने अधिकारों के बारे में जान रही है। वो इतना ज़रूर जानती है कि अगर हमें कोई प्रताड़ित करेगा तो हमारे पास एक हेल्पलाइन नंबर है जिसमें हम कंप्लेन कर सकते हैं और हमारी समस्या का वहाँ पे निदान हो सकता है। आज जगह जगह आप मोहल्ले गली में कहीं भी आप चले जाइए, हम आज उन स्लम एरिया की बात करते हैं जहाँ पर वो लोग तो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन वो इतना जानती हैं कि अगर हमारा कोई शोषण कर रहा है तो हमारे लिए कोई एक ऐसी जगह है, महिला आयोग है, तमाम तरह के हेल्पलाइन नंबर है जहाँ पर हम अपनी समस्या को बता सकते हैं और उसका निदान हो सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित तौर पर इसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को ये भी समझने की ज़रूरत है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करता है महिलाओं को कि
वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं, अन्य महिलाओं से मिल करके उनका अनुभव, उनकी लड़ाई, बिल्कुल। उनकी समझ कि वो लोग कैसे अपने लड़ाइयों को लड़ी, कैसे लड़ रही हैं और भारत में कैसे उसको लड़ा जाए, ये एक बौद्धिक मंच भी प्रदान करता है समझने के लिए, जानने के लिए, आपस में बताने के लिए कि हम किन चीज़ों से जूझ रहे हैं, किन स्तरों पर जूझ रहे हैं। इसके साथ साथ मैं एक दो चीज़ मैं जोड़ना और चाहूँगा और आपसे भी चाहूँगा उस पर बातचीत करना। 2005 में भारत की सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया और वो ये था कि हिंदू जो लॉ था, हिंदू सक्सेशन एक्ट जिसको कहते हैं, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कहते हैं, उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया और 2005 से महिलाओं को अपने माँ बाप के संपत्ति में अधिकार नहीं होता था, ठीक है। और आज भी कितने लोग इस चीज़ को सीधे सीधे नकार देते हैं, ठीक है, जबकि कानून ये कहता है कि जो महिला या बच्ची किसी के घर जन्म ली है, वो शादी से पहले या जब भी, अगर मतलब वो चाहती है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हमारा हक मिले, तो वो उस बात को क्लेम कर सकती है। लेकिन भारत के बहुत सारे महिलाएं भी ये बात नहीं जानती और भारत के जो 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 लोग हैं, जो सामाजिक व्यवस्था है, वो भी नहीं चाहता है कि इस चीज़ को वो करें। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत सारे जजमेंट में क्लियर कर दिया है कि जन्म लेते ही उस बच्ची का उसके माता पिता के एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, ध्यान दीजिएगा, हम उस प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहे हैं जो माता पिता खुद खरीदे हैं, ठीक है, वो जो पैतृक संपत्ति, पैतृक संपत्ति है, उसका इक्वल हक है, ठीक है, और वो उसे ले सकती है बजाते। एक कंडीशन जरूर है, एक कंडीशन जरूर है कि उस बच्ची के शादी में जो पैसा खर्च हुआ है दहेज के रूप में या खर्चे के रूप में, अगर हुआ है तो उसको घटा करके उसे संपत्ति लेने का अधिकार है पैतृक संपत्ति में, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। निश्चित तौर पर 1947 के बाद 2005 आ गया, ये तो प्रशंसनीय नहीं है कि 1947 के बाद 2005 में आकर के हमने बच्चियों को अधिकार दिया, महिलाओं को अधिकार दिया, लेकिन एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम इसको माना जा सकता है। तीसरा जो मैं पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं कि आज महिला, जो ये डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, चुनावी राजनीति है, उसमें महिला एक बहुत बड़े वोटर ब्लॉक के रूप में उभरी है। चाहे वो दिल्ली का चुनाव ले लीजिए, बिहार में नीतीश कुमार का चुनाव ले लीजिए, या पूरे राष्ट्रीय स्तर पे जो 18वीं लोकसभा हुआ, उसमें महिला अब अपने हस्बैंड और पुरुषों से अलग एक ब्लॉक बन के उभरी है। उसे लगने लगा है कि हमारा वोट का अधिकार है। पंचायती राज संस्थानों में अब बिहार वगैरह में देखिए, चाहे जहां भी 33% रिजर्वेशन लागू हुआ है, बिहार में तो 50% है, उसका बात ही छोड़ दीजिए, वो अपने आप में बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। 33% जो आरक्षण है, उसे महिलाएं पंचायत में आज हर जगह देखेंगे कि वो नेता, हालांकि ये भी ब्लेम लग रहा है कि वो मुखिया पति ज्यादा वहां पे डोमिनेट कर रहा है, ठीक है, पत्नी घर में बैठी है और पति आके सारा डिसीजन ले रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि जहां महिलाएं आ रही हैं सामने, वो अपना नेतृत्व दिखा रहे हैं। इन तीनों बिंदुओं पर आपका क्या राय है? आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया है। जैसे आपने कहा कि पिता की संपत्ति पर बेटियों का अधिकार, तो मुझे पुनः सुप्रीम नहीं, पैतृक संपत्ति में बेटियों का अधिकार, हाँ, पैतृक न कि संपत्ति में पिता के, केवल पैतृक जो भी संपत्ति है उसमें अगर मान लीजिए, पिता की पैतृक संपत्ति पर बेटियों का अधिकार। बिल्कुल। इसका कहने का मतलब यही है कि जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारी संपत्ति है, उसमें बेटियों का अधिकार है। बिल्कुल। और मैं इसके लिए पुनः मैं सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करती हूँ कि ये लागू भारत सरकार को और सुप्रीम कोर्ट और जो महिलाएं इसके लिए लड़ाई लड़ी, वो भी प्रशंसनीय है, उनके लड़ाई को सलाम किया जाना चाहिए। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने, भारत सरकार ने, और इसके आंदोलन में जो महिलाएं आगे आईं, उनके लिए मेरा बार उनको मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि जब बचपन में बेटियों के माता पिता खत्म हो जाते हैं, बहुत जगह ऐसे होता है, तो उनके जो भाई होते हैं या फिर और परिवार के जो लोग होते हैं, उनकी ना तो उनको पढ़ाते थे और ना ही उनकी अच्छी जगह शादी करते थे। इस बात से आप बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ होंगे। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारी भारत सरकार ने, या जिसने भी इस काम में योगदान दिया,
यही सब सोच करके किया होगा कि कम से कम बेटी भी तो उसी कुल की लड़की है। अगर बेटे को माता पिता ने पैदा किया है तो बेटी को भी तो किया है। बेटियों को क्यों हाशिए पे रखा जाता है, क्यों उनको ये कहा जाता है कि बस तुम पढ़ लिख लो और शादी करके तुमको तो पराए घर में जाना है। तो ये पराया शब्द क्यों? क्या माता पिता ने उस बेटी को जन्म नहीं दिया है क्या? उसकी खून की वो औलाद नहीं है क्या? सिर्फ लड़का ही उसके खून का औलाद है। और बेटियों को उल्टा सीधा पढ़ा लिखा करके 2-4 तक पढ़ा देते थे लोग और शादी कर देते थे। जाओ तुम मर जाओ, खप जाओ, इनसे कोई लेना देना नहीं होता था। जो भी करते हैं, आज भी मैं आपको बता दूं, लोग इतना ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं जरूर, लेकिन अभी भी कुछ जो बहुत उच्च स्तरीय लोग हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन अभी जो मिडिल फैमिली के लोग हैं, अभी भी वो लड़कियों में और लड़कों में भेदभाव करते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर ये चीजें लागू की गई हैं तो इन सब चीजों को देख करके लागू किया हो गया होगा कि हमारी बेटियां, मतलब बेटियां भी तो हमारी बराबरी का अधिकार रखती हैं, उनको भी जीने का अधिकार है, उनको भी पढ़ाई करने का अधिकार है, उनको भी अपने आप को स्थापित करने का अधिकार है। दूसरी बात मैं यहाँ पे जोड़ूंगा कि भारत के संविधान में महिला पुरुष में कोई भेदभाव नहीं किया गया है। संविधान कहता है कि समानता का अधिकार सबको है, और महिला हो या पुरुष, जन्म सबने सेमी तरीके से लिया और सब बराबर हैं। और जब सब बराबर हैं तो उनके खिलाफ इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन क्यों? और यही वजह रही है कि भारत सरकार ने भी इस कानून को बदला। और ये हम नई बात नहीं कह रहे हैं, हम तो आग्रह करेंगे अपने दर्शकों से कि जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है वो कानून जरूर पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उस जजमेंट को जरूर पढ़िए। कितने लोग को आज भी खुशफहमी कहिए चाहे गलतफहमी कहिए, ये दोनों हैं उनको। वो इसलिए है क्योंकि अगर महिलाएं हैं और और एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपको मैं दूंगा, इसका साफ मतलब उदाहरण है कि कैसे ये कानून अप्लाई हो रहा है। बिहार में अभी लैंड सर्वे हो रहा था, जमीन का जो सर्वे होता है वो सर्वे हो रहा था, और उसमें अगर किसी व्यक्ति को, अपने भाई को अपने जमीन पर नाम चढ़वाना है, अपने नाम से करवाना है, तो वहां पे अपने बहनों का हस्ताक्षर, डिक्लेरेशन, घोषणा पत्र देना होगा। और वो इसलिए देना होगा ताकि बहन बाद में क्लेम नहीं करे कि हमारा हिस्सेदारी था, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी था। तो भाई लोग पूरे बहनों के पीछे दौड़ लगा रहे हैं, आधार कार्ड मांग कर कि तुम घोषणा कर दो कि हम इसमें हिस्सेदार नहीं हैं। आप ये समझ रही हैं, इसी कानून का नतीजा है ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोग शादी हो जाने के बाद, बहुत से परिवार ऐसे होते हैं कि अपनी बहनों से मतलब ही नहीं रखते हैं। उनको लगता है कि ठीक है, तुम्हारी शादी कर दिया है, जाओ तुम अपना घर देखो और तुमको यहाँ से क्या लेना देना है। एकदम लोग बाइकआउट कर देते हैं। लेकिन आज क्या है, अगर आज ये लागू हुआ है तो अब उन्हीं परिवार के लोगों को देखिए, जब उनको ये पता चल गया है कि पिता के न रहने पर बेटी अगर अविवाहित है तो उसकी प्रॉपर्टी पे उसका अधिकार होगा, तो लोग अब क्या करते हैं? नहीं, वो भी अगर वो विवाहित भी हो जाती है और उसके शादी में कोई खर्चा उस प्रॉपर्टी से नहीं हुआ है तो घटने का वहां कोई बात नहीं, वो प्रॉपर्टी क्लेम कर सकती है। अगर उस प्रॉपर्टी में से, इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में से उस लड़की के शादी विवाह में कोई खर्चा हुआ है तब वो घटाया जाएगा। अगर हुआ ही नहीं है तो कहां से, तो फिर वो प्रॉपर्टी क्लेम कर सकती है। तो मतलब हम ये एक एग्जाम्पल दिए। और डॉक्टर रिंकी, जो इसमें लास्ट सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ वो ये कि जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग मनाते हैं, उसका भारत के महिलाओं पर हमने हालांकि बहुत सारी चीजों को चर्चा में ला दिया है कि वो प्रभावी हैं, जिसकी वजह से आज महिला चुनाव के भी केंद्र में है, योजना के भी केंद्र में है। जहां भी चर्चा देखिए, महिला एक अच्छे वोटर ब्लॉक के रूप में उभर के आ रही है। और ये उसके एम्पावरमेंट, उसके जागरूकता, उसके अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने का नतीजा है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का भारत के महिलाओं पर अब क्या प्रभाव देखती हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये तो आप देख भी सकते हैं कि भारत में इसका क्या प्रभाव है, महिलाएं कितनी जागरूक हो रही हैं। और मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत है। अभी हाल ही आप दिल्ली का भी एक केस देख सकते हैं, जो हमारे यहाँ अभी महिला मुख्यमंत्री बनी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं इस सब का महिलाओं पे बहुत बड़ा असर हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने से। हाँ, लेकिन ये तो हुई सकारात्मक बातें, जहाँ हम लोग बिल्कुल प्रशंसनीय बातों को कह सकते हैं और इसका मतलब चर्चा कर सकते हैं। लेकिन यही देश है, यही दुनिया है जहाँ स्नेहा कुशवाहा जैसे बच्चियों के साथ बलात्कार भी हो रहा है, आज भी हो रहा है। अभी
कल परसों का न्यूज है, नालंदा जिला बिहार के मुख्यमंत्री का जिला है। वहाँ एक बच्ची का केवल इसलिए उसको मार दिया गया, और मारने के बाद इतने मतलब आप घिनौने तरीके से कह सकती हैं कि उसके पाँव में कील ठोक दिया गया है। ये मैसेज देने के लिए कि अंतरजातीय विवाह, जबकि आपका कानून इसकी इजाजत देता है। यहाँ जाति का कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है आपके इंडिया में। अगर धर्म का है तो उसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट है, ठीक है। वो इतने मतलब घिनौने तरीके से उसका मर्डर किया गया है। और आपने एक बात कही कि जो हाशिए पर महिलाएं हैं, आज अपराध की सबसे बड़ी वो शिकार हो रही है। उनके जीवन में कितना बदलाव हो पा रहा है। उनके खिलाफ तो रोज आए दिन घटनाएं बढ़ रही हैं। कोई कितना भी पढ़ गया है, लेकिन आज भी छोटे छोटे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में 10 बजे के बाद निकलने में डर लगता है। ये जो डर है, इस डर को एक तरफ तो इतना अच्छा बदलाव हो रहा है, और एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि आज लोग डरने लगे हैं कि बच्ची को पैदा करके हम कहीं पढ़ने कैसे भेजें। आज दरिंदे हर जगह मौजूद हैं, उनके कमरे में घुस के मर्डर कर दे रहे हैं, और पुलिस को पता और भनक तक नहीं चल पा रही है। इस अंतर विरोध को आप कैसे देखेंगे? लास्ट सवाल है, इसी से हम लोग समाप्त करेंगे। जी डॉक्टर रिंकी। ये आपने तो मतलब बहुत गंभीर सवाल है। एक तरफ हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, एक तरफ हम ये भी बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने से हमारी महिलाओं को विभिन्न प्रकार की सहूलियत हुई है। सभी विभागों में उनके लिए योजनाएं लागू की गई हैं, वो सब रूप से सशक्त हैं। लेकिन ये वही महिलाएं सशक्त हैं जो शिक्षित हैं, जो शिक्षित हैं या सामाजिक और आर्थिक रूप से उनका बैकअप है, मजबूत है, वो शिक्षित हैं, वो पढ़ी लिखी हैं, वो उनके माता पिता हाई एजुकेटेड हैं। तो देखिए, ये चीज़ तो आपको भी माननी पड़ेगी कि पैमाना हमेशा दो रहते हैं। जिनके पास बहुत पैसा होता है, बहुत पावरफुल लोग होते हैं, हर तरीके से उनका पैमाना बहुत ऊपर होता है। और उतने लोग जिनके साथ ये घटनाएं हो रही हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये घटनाएं कभी भी कम होंगी, क्योंकि उनका शोषण हमेशा से होता रहा है और अभी भी हो ही रहा है। और जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ कि जब तक पुरुषवादी मानसिकता नहीं बदलेगी, अभी हमने आपसे एक और चर्चा किया था पिछले वीडियो में, बार बार हमने एक ही सवाल किया था, और मुझे कई बार ये भी लगता है कि जो हमारे दर्शक होंगे उनको कहीं ये दिमाग में उनके ना रहा हो कि ये कहीं पुरुष विरोधी तो नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं पुरुष विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं पुरुषवादी मानसिकता की मैं विरोधी हूँ। आप महिला दिवस मना रहे हैं, आज आप लोगों ने अपने सभी वॉलपेपर में, वो चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, जितने भी आप सोशल साइट चला रहे हैं, सब जगह महिलाओं के बारे में आपने लिख रखा होगा कि आज महिला दिवस है, महिलाओं को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बढ़ें, देश की तरक्की करें, हमारे देश में महिलाएं सबसे ऊपर हैं। लेकिन आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और एक तरफ इतनी घटिया घिनौनी हरकतें हो रही हैं, तो ये कौन लोग कर रहे हैं? क्या आप लोगों को इसमें बात करने की ज़रूरत नहीं है? कर तो हमारे समाज के लोग ही रहे हैं ना। अगर किसी लड़की का मर्डर कर दिया जा रहा है, कोई लड़की मार दी जा रही है इतनी बेरहमी से, तो ये लोग कहीं बाहर से नहीं आ रहे हैं। आप जैसे लोग ही जो सोशल साइट में लिखते हैं कि महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, वही लोग इस तरह की घटनाएं करते हैं। तो इसमें बहुत अंतर्भेद है कि मतलब आप दिखाते कुछ और हो और करते कुछ और हो। वही बात जैसे हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं। तो आप के अंदर कुछ और चल रहा होता है और बाहर आप कुछ और दिखाते हो। तो भाई ऐसे काम चलने वाला नहीं है। आप महिलाओं के लिए इतनी इतनी बातें करते हो, इसके बाद आप वही घटिया दकिया सोच रखते हैं। इससे सबको उभरने की ज़रूरत है, और ये तभी संभव है जब हमारा पुरुष वर्ग इसको चाहेगा, जब वो इसमें आंदोलन करे, चाहे एकजुट हो और वो अपनी सोच बदले, लोगों के साथ बैठ कर के बातें करे, इसमें विचार विमर्श करे, तभी ये चीज़ें समाप्त होंगी। लेकिन फिर भी अगर आप मेरे बारे में ये पूछेंगे कि आप क्या सोचती हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि जितने बेवकूफ़ लोग हैं वो हमेशा बने ही रहेंगे, है ना। उनका रेशियो कभी कम नहीं होने वाला है। हम चाहे जितने विकसित भारत की बात कर लें, हम चाहे जितने पढ़ लिख जाए, चाहे जितने इंटेलेक्चुअल हो जाए, लेकिन उतने मूर्ख निपट लोग ना हमेशा सब जगह बने रहेंगे। इनका कोई इलाज नहीं है। इनके लिए तो एक ही इलाज है कि जब ये लोग इस तरह की कोई घटना करें
तो इनके लिए एक अच्छा कानून बनाया जाए और कड़ी से कड़ी इनके लिए सजा दी जाए, इनको दंड दिया जाए, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति इस तरह करने से पहले 4 बार सोचे। जैसे हमारे यहाँ घटना हो जाती है, एक केस को हम 20 साल तक खींचते हैं, 20 साल खींचने की जरूरत नहीं है। कठोर से कठोर कोई नियम बनाया जाए और जल्दी से जल्दी उनको सजा दिलाने की कोशिश की जाए, और इतनी इतनी मतलब बड़ी सजा कोई हो कि जिससे सामने वाले का रूह कांप जाए कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरा भी यही असर होगा। लेकिन इसका मतलब क्या है, 10 साल तक 20 साल तक केस टलता रहता है। आज घटना होती है तो लोग पूरे देश में जुलूस निकालेंगे, आंदोलन करेंगे, 5 दिन बाद वो घटना धीरे धीरे क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। लोगों के दिमाग से चीज़ें विस्मृत होने लगती हैं और करने वालों को भी कोई डर नहीं रह जाता है। उनको लगता है अरे क्या है, 10 साल तक खींचेगा, आराम से जाएंगे जेल में बैठ करके रोटियां खाएंगे, 60 साल 50 साल में क्राइम करेंगे, 10 साल बाद तो मर ही जाना है, जेल के ही रोटियां खाएंगे, आराम से वही मजे करेंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो ये लोग जब तक इनके लिए कठिन से कठिन कानून नहीं बनाए जाएंगे तब तक ये लोग सुधरेंगे नहीं, और महिलाओं के प्रति पूरी तरीके से कभी ऐसा नहीं होगा कि उनके साथ कोई गलत कार्य नहीं होगा। मैं भी आज महिला हूँ, मैं इतनी पढ़ी लिख गई हूँ जरूर, लेकिन मुझे अभी भी डर लगता है रात में घर से बाहर निकलने में कि मैं लड़की हूँ। हमारे दिमाग में ये क्यों हमेशा बना रहता है कि मतलब मैं लड़की हूँ, मैं अकेले बाहर जाऊँगी तो कोई बात ना हो जाए। क्यों हमारे दिमाग में सवाल आता है? नहीं आना चाहिए। और ये सवाल हमारे दिमाग में तब नहीं आएगा जब हमारे इस देश के लोग, हमारे समाज के लोग अपनी सोच को बदलेंगे, पुरुषवादी मानसिकता से वो बाहर निकलेंगे, तब हमको वो हमें विश्वास दिलाएंगे, तब हमारे दिमाग से ये सवाल निकलेगा या बात निकलेगी कि नहीं हम सुरक्षित हैं। तो बिल्कुल डॉक्टर रिंकी, आपने सही कहा कि कुछ लोग हमेशा रहेंगे, लेकिन कुछ लोग के रहने से हम अपना प्रयास नहीं छोड़ देंगे। और दूसरी बात ये कि जो मानसिकता है, सब मानसिकता का खेल है, और उसी मानसिकता एक तरह से मेंटालिटी को हम लोग एटीट्यूड से भी समझ सकते हैं कि हमारा किसी लिंग के प्रति एटीट्यूड क्या है। अगर आप महिलाओं को कमज़ोर, बेबस और उन्हें गुलाम समझते रहेंगे तो आप यही कोशिश हमेशा करेंगे, भले आप फेसबुक पर और मीडिया पर खूब बोल लें, खूब लिख लें, लेकिन असल में जब आपकी व्यवहारिकता की बात आती है तो आप भी वही होते हैं जो समाज की पुरुषवादी सोच होती है। और ये इस बात से हम ये यूं ही नहीं कह रहे हैं, क्योंकि रेप और अपराध, महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं में उनके 90% लोग रिलेटिव होते हैं या दूर के संबंधी होते हैं। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि मुंह पे राम बगल में छुरी आपकी रहती है। कथनी और करनी में फर्क होता है। तो खाली नारा और स्लोगन फेसबुक और मीडिया पर मत लिखिए, अपने घर से बदलाव करिए। अगर घर में महिला है, बच्ची है, तो उसका पूरा अधिकार सुरक्षित करिए। और अधिकार का मतलब ये नहीं, अधिकार का मतलब उसे पढ़ने का, उसके शिक्षा का, उसके स्वास्थ्य का, ये अधिकार उसे दीजिए जितना कि वो हकदार है। केवल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे नारे से काम नहीं चलेगा। और दूसरी बात, मैं वही जोड़ रहा हूं डॉक्टर रिंकी के बातों में ही, उदाहरण केवल उनका पेश मत करिए जो आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से मजबूत रही हैं। उन्हीं का उदाहरण हर जगह मीडिया में, चर्चा में, प्राइम टाइम डिबेट में उन्हीं का उदाहरण पेश किया जाता है। जबकि असंख्य महिलाएं इस देश में हैं जिनके पास न तो कोई आर्थिक क्षमता है, न सामाजिक पूंजी है, न राजनीतिक पूंजी है। वो किस हाल में जी रही हैं, उनके मुद्दे कभी प्राइम टाइम डिबेट के मुद्दे नहीं बनते। किसी अच्छे घर की बेटी अगर एक बड़ा नाम कमा ली तो उदाहरण पेश किया जाता है। भाई उदाहरण उनका भी पेश करिए जो 80% महिलाएं हैं जिनका केयर करने वाला कोई नहीं है। बहुत सारी योजनाएं शुरू हुई हैं, लेकिन बहुत सारी योजनाएं कागजों पर हैं, उनके पास नहीं पहुंचा है। तो ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा और आप बोर हो जाते हैं देखने में। लेकिन ये जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे अपने समाज और राष्ट्र के हैं। इससे राष्ट्र और समाज मजबूत होता है या कमज़ोर होता है अपने देखने के नज़रिए से। तो मैं डॉक्टर रिंकी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि अपने बातों को इतने प्रभावित तरीक़ा से इन्होंने रखा, और आपसे ये उम्मीद करती हैं, आपसे आह्वान करती हैं इस बातचीत के माध्यम से कि आप भी अपना सोच बदलें। आसपास अगर महिलाएं हैं तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी आपकी भी है। अपने बच्चों को शिक्षित करें, खास करके जो पुरुष बच्चे हैं उनको शिक्षित करें कि अपनी बहनों को, बेटियों को बराबर 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 मतलब समानतापूर्ण व्यवहार उनसे करो, उनके बराबर, उनसे बराबरी का व्यवहार करो। सबसे बड़ी बात ये है कि बेटियों को पढ़ाएं। बेटियों को पढ़ाएं। जब वो बेटी को पढ़ाएंगे तो बेटी
खुद ही इतनी समझदार हो जाएगी, इतनी जागरूक हो जाएगी कि आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। जरूरत बेटियों को सिर्फ आप पढ़ाइए। जैसे एक लाइन में मैं कहना चाहती हूँ कि क्या कर नहीं सकती शिक्षिता यदि हो नारियाँ, क्या कर नहीं सकती शिक्षिता यदि हो नारियाँ, रण रंग राज सुधर्म रक्षा कर चुकी सुकुमारियाँ, रण रंग राज सुधर्म रक्षा कर चुकी सुकुमारियाँ। तो अगर हमारी महिलाएं शिक्षित होंगी तो आपका वो सभी जगह सहयोग करेंगी और उनका सभी जगह योगदान रहेगा। और कहा भी जाता है कि अगर घर की महिला शिक्षित है तो समझिए कि उसका पूरा जनरेशन और समाज बदल जाता है। तो इनके इसी वाक्य के साथ हम लोग आज इस बातचीत को विराम देंगे और नेक्स्ट वीडियो में किसी खास मुद्दे पर हम डॉक्टर रिंकी से बात करेंगे। तब तक दोस्तों हमें इजाज़त दीजिए अपनी बात को यहीं समाप्त करने का, और ये इस उम्मीद के साथ कि इस चर्चा को आप सुनेंगे, लोगों को शेयर करेंगे, और अगर चर्चा अच्छी लगे तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए इस बातचीत को ख़त्म करने का, यहीं समाप्त करने का। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस अवसर पर हम दोनों की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।